बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका इन्वॉल्वमेंट या उसके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। अब मुकदमा पंजीकृत भी अगर हो जाता है तो उसका कोर्ट में ट्रायल होता है और ट्रायल चलने के बाद उस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। बरी होने के बाद भी उस व्यक्ति के दिमाग में एक आशंका बनी रहती है कि अगर मेरा चयन किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हो भी गया तो क्या वह डिपार्टमेंट इस मुकदमे की वजह से मेरी नौकरी को रोकेगा तो नहीं। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है बरी का यानी एक्विटल का, उसके बाद में भी ये दिमाग में संशय क्यों बना हुआ है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि ऑनरेबल एक्विटल क्या होता है, यानी बाइज्जत बरी क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उससे आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या वाकई में ऑनरेबल एक्विटल या सीआरपीसी में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं दिया गया है। तो मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, ऑनरेबल एक्विटल न तो सीआरपीसी में दिया गया है और ना ही दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब यह शब्द आया कैसे है, आखिर इस शब्द अपने आप में क्या प्रदर्शित करता है। इस शब्द को समझने के पीछे कुछ लॉजिक है, इस लॉजिक को समझना चाहिए। जब भी कोई क्रिमिनल केस किसी के ऊपर दर्ज होता है तो जो भी व्यक्ति वह मामला दर्ज करवाता है, कहां जाएगा दर्ज कराने? किसी थाने में जाएगा। तो थाने में मुकदमा दर्ज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरा एक सिस्टम काम करता है। और पूरा जब सिस्टम काम करता है तो उसका एक पुलिस रिपोर्ट बना के या चार्जशीट बना के कोर्ट में देता है उस अपराधी यानी एक्यूज को सजा दिलवाने के लिए। तो एक सिद्धांत है क्रिमिनल लॉ का कि बेशक 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो केस प्रोसिक्यूशन को जो साबित करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के करना है, कोई भी शंका नहीं छोड़नी है। अगर कहीं भी सस्पेंस ऑफ डाउट क्रिएट कर देता है कौन? एक्यूज, जो आरोपी है, अगर वह सिर्फ उसको इतना ही साबित करना है सस्पेंस ऑफ डाउट, तो जब भी क्या सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा तो हमेशा संदेह का लाभ जो होगा वह एक्यूज के फेवर में जाएगा। तो संदेह के लाभ पाकर एक्यूज बरी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, उससे बहुत सारी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। सपोज करिए कि मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं और 2-3 लोगों ने मुझे घेर लिया। मैंने उन लोगों ने मुझसे कहा कि जो भी आपके पास सामान है, मोबाइल है, पर्स मुझे दे दीजिए। होता क्या है कि मैं मना करता हूं, एक व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक कर देता है। उसी में पुलिस या कुछ और पब्लिक वाले उधर से आते हैं तो बाकी 2 लोग तो भाग जा वहां से फरार हो जाते हैं। एक को मैंने पकड़ लिया, मुझे चोट भी आई है। अब वह व्यक्ति पकड़ा गया है ऑन द स्पॉट, पुलिस को बुलाया जाता है मेरे द्वारा कंप्लेन या मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। उसके बिहाफ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस को इकट्ठा करती है, मेरे बयान दर्ज करती है, कोर्ट में चार्जशीट जाती है। जब मैं कोर्ट में आता हूं अपने बयान को दर्ज करवाने के लिए तो मैं सब कुछ सही से बताता भी हूं, अपने बयान को सही से दर्ज कराता हूं। लेकिन अब चाहे डर के मारे मुझे धमकी मिली हो इस व्यक्ति के द्वारा या कोई प्रलोभन दिया गया हो, उस प्रलोभन में आकर मैं कोर्ट में उस व्यक्ति को पहचानने से मना कर देता हूं।
कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे मारा था चाकू। तब संदेह का लाभ पाके वह उस व्यक्ति ने सब कुछ किया है, लेकिन चूंकि अब संदेह का लाभ उसको मिल गया तो अब बरी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। पूरा केस बता रहा है कि मौके से पकड़ा गया है, इसके अगेंस्ट में एविडेंस भी हैं, फिर भी इस व्यक्ति को संदेह का लाभ मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसे कोर्ट में पहचानने से मना कर दिया है। तो इस केस में कभी भी ऑनरेबल इक्विटल नहीं मिल सकता, इसको कहा ही नहीं जाएगा। ये तो सीधा साधा क्लियर कट केस था, इसको सिर्फ संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि वाकई में ऑनरेबल इक्विटल होता क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया है, उसको मिलेगा ऑनरेबल इक्विटल। क्या करना है? केस को लड़ना है तरीके से, तैयारी के साथ। अपने जो एडवोकेट साहब हैं उनको बताना है कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और जो केस दर्ज किया गया है उसके पीछे दूसरी पार्टी का यह मोटिव है। तो तैयारी शुरू से चलेगी। सबसे पहले कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस को लेकर आता है, अपने गवाहों को एक एक करके एग्जामिन कोर्ट में करवाता है। तो जब गवाह को प्रोसिक्यूशन बुलाएगा तो वो उसको एग्जामिनेशन ऑफ चीफ के द्वारा उसके बयान को दर्ज करवाएगा। जब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ उसका हो जाता है, यानी जब बयान दर्ज करवा देता है प्रोसिक्यूशन, तो जज साहब दूसरी पार्टी माने एक्यूज के वकील साहब से इसका क्रॉस करने के लिए मौका देते हैं। एक क्रॉस वही पॉइंट है जिसमें इसके द्वारा दिए गए बयान को तोड़ना होता है, सच्चाई को निकालना होता है। तो क्रॉस में उस सच्चाई को निकलवाने के लिए जो वकील साहब होते हैं एक्यूज के, वो सवाल पूछते हैं और उस सवाल पूछने के दौरान उनको अपना डिफेंस भी सजेशन के माध्यम से देना होता है, बनाना होता है इसी क्रॉस में। तो अगर झूठा केस है तो अपना डिफेंस सजेशन के माध्यम से क्रॉस में आना चाहिए। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाता है तब स्टार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। क्रिमिनल ट्रायल में क्या क्या चीजें होती हैं इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को देखेंगे तो क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या क्या होता है पूरी चीजें मैंने डिटेल में डिफाइंड की हुई है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस केस को समझने के लिए, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको स्टेप जो होती है वह क्लैरिफाई हो सके। अब जब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है तो कोर्ट के द्वारा एक्यूज से कुछ सवाल किए जाते हैं, जिसमें दो सवाल काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि भाई ये बताइए कि जो आपके खिलाफ जो ये मुकदमा पंजीकृत इस व्यक्ति ने करवाया है, क्यों करवाया, आखिर इसका कारण क्या है। अगर झूठा मुकदमा है तो आपको ये जानकारी होगी कि भाई दूसरा व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों पंजीकृत करवाया है, तो आपको इसमें उस कारण को बताना है। और दूसरा सवाल ये होता है कि क्या आप कोई गवाही लेके आना चाहेंगे। बहुत सारे ट्रायल में हमने देखा है कि इस सवाल पे भी लोग कहते हैं कि जी नहीं, मैं कोई भी गवाही नहीं लाके देना चाहता। पूछने पर लोग ये कहते हैं कि मेरे पास कोई गवाही ही नहीं है। इसमें इस मामले में हमेशा अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए बोलना चाहिए कि मैं बेशक कोई गवाही नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एग्जामिन करवा सकते हैं एज ए डिफेंस विटनेस। आपका स्टेटमेंट ही पर्याप्त है। तो आप अपने आप को दे सकते हैं कि मैं अपना जो गवाही है वो देना चाहता हूं एज ए डिफेंस विटनेस। हालांकि बाउंड नहीं है कि दिया दे सकते हैं, इसमें दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो अगर ऑनरेबल एक्विटल लेना है तो आपको डिफेंस एविडेंस देना चाहिए। डिफेंस एविडेंस जब देते हैं तो आपकी जब गवाही दर्ज हो जाती है तो उसमें मौका दिया जाता है जो प्रोसिक्यूशन के जो वकील साहब होते हैं उनको क्रॉस करने के लिए।
तो आपकी स्टेटमेंट जो अपने कोर्ट में दिया है उसकी टेस्टिमनी को एग्जामिन करते हैं कि सही बोल रहे हैं कि नहीं। क्रॉस के दौरान अगर क्रॉस वो कर लेते हैं उसके बाद भी टेस्टिमनी आपकी वैसी रहती है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं आता है, तो ये सारे पॉइंट आर्गुमेंट में बताए जाते हैं और जब भी जजमेंट लिखा जाएगा इस केस का तो पूरी चीजों को लिखा जाएगा। और अगर प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव नहीं कर पाता है तो आपको जो भी आर्डर मिलेगा एक्विटल का वो ऑनरेबल एक्विटल का आर्डर होगा, क्योंकि आपको सिर्फ संदेह का लाभ नहीं दिया गया है, आपको जो बरी किया गया है वो आपके जो सजेशन के माध्यम से जो डिफेंस आया है, आपका डिफेंस जो स्टेटमेंट आप एक्यूज में आया है और आपके डिफेंस में जो आपने अपने आप को एग्जामिन किया है या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है उसके आधार पे आया है, तो इसी को बोलते हैं ऑनरेबल एक्विटल या बाइज्जत बरी। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि उसमें लिख दिया जाएगा ऑनरेबल एक्विटल, ये पूरी चीजें जब आएंगी जजमेंट में तो आप देख के समझ सकते हैं कि नहीं यह केस ऑन मेरिट पे डिसाइड हुआ है, इसलिए यह ऑनरेबल एक्विटल की कैटेगरी में आएगा। संदेह का लाभ जिसमें दिया जाता है वह ऑनरेबल एक्विटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।